तो मामला है 5 जून 2023 का। मुंबई में मौजूद आकाशदीप अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर कुछ लोगों को बदबू आना शुरू होती है। धीरे धीरे करके ये बदबू बढ़ने लगती है और सबसे पहले तो उन लोगों ने यही बात सोची कि शायद उनके घर में कहीं कोई चूहा बिल्ली वगैरह मरा हुआ होगा। और जब लोगों ने अपना पूरा घर छान मारा तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन धीरे धीरे जब आखिर में पता चलता है कि असल में यहाँ पर क्या हुआ था तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन क्या हुआ था यहाँ पर, असल में ये बदबू किस चीज की थी और आखिर में उन लोगों ने ऐसा क्या देख लिया था कि उनकी हालत खराब होने लगी थी। सब कुछ जानेंगे इस केस के बारे में इस वीडियो में। मुंबई के मीरा रोड इलाके में दिल्ली के श्रद्धा मॉलकर हत्याकांड जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। मीरा रोड में महिला की हत्या के मामले में अब एक और बेहद अहम बड़ी खबर आ Getting in more details of the Mumbai murder case, terrifying details emerging in which the victim Saraswati was chopped and boiled by her partner. तो कहानी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के काफ़ी सारे सॉल्व्ड, अनसॉल्व्ड और क्राइम केसेस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और अगर आप लोगों को शाउट आउट चाहिए तो वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का केस। तो आज की स्टोरी होने वाली है मुंबई से, जहाँ पर एक बिल्डिंग थी। बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर लगभग 4 अपार्टमेंट बने हुए थे और उन 4 अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को 5 जून 2023 को काफी गंदी बदबू आने लगती है। उन्हें कोई अंदाजा भी नहीं था कि बदबू कहां से आ रही है। तो सबसे पहले वहां पर मौजूद लोगों ने यही अंदाजा लगाया कि शायद हमारे घर के अंदर कोई जानवर वगैरह मरा हुआ होगा। हो सकता है कि किसी चूहे की मौत हो गई होगी और एक जगह पड़ा पड़ा वो कहीं पर सड़ रहा होगा। तो 7th फ्लोर पर रहने वाले उन सभी लोगों ने पहले तो इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही 6 तारीख आई तो ये बदबू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और वहाँ पर रहने वाले उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम अपने घरों की सफाई करेंगे, नहीं तो ये बदबू यहाँ पर हमारा रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल कर देगी। वहाँ पर कुल 4 अपार्टमेंट थे, 701, 702, 703 और 704। वो लोग अपने घरों की सफाई भी करते हैं, लेकिन फिर भी जब ये बदबू नहीं जाती तो लोगों ने आपस में बातें करना शुरू किया कि सारी बदबू आखिर आ कहाँ से रही है। और 701 वाले ने 702 से पूछा, 702 वाले ने 703 से पूछा, और 703 वाला जब 1 और 2 से पूछ लेता है तो वो सोचता है कि चलो 704 वाले से जाकर बात करते हैं। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचा तो 704 वाले ने अपना दरवाज़ा खोला ही नहीं। पहले तो उन लोगों ने इस बात पर ज़्यादा गौर भी नहीं किया और वो 6th फ्लोर पर जाकर इस बारे में पूछने लगे। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ तो कोई भी बदबू नहीं आ रही है। तो वो वापस ऊपर जाते हैं और उसके बाद जाकर टॉप फ्लोर पर चेक करने लगते हैं कि हो सकता है यहीं से बदबू आ रही हो, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता है। तो फिर से एक बार 703 में रहने वाला सोमेश जहाँ पहुँचता है अपार्टमेंट नंबर 704 के पास और वहाँ पर लगातार अब की बार दरवाजा खटखटाने लगता है, क्योंकि पिछली बार वो दरवाजा खटखटा कर चला गया था, इस बार वो नहीं जाता है और वहीं पर खड़ा रहता है। और अब की बार वो उसके अंदर रहने वाले उस व्यक्ति से बात करना चाहता था और इसी वेट करने के दौरान उसने ये बात फील की कि जितनी भी बदबू है वो लगभग इसी अपार्टमेंट के अंदर से आ रही है। वो दरवाजा खटखटाने के बाद थोड़ी देर वहाँ पर वेट करता है, लेकिन फिर भी किसी ने अभी तक वहाँ पर दरवाजा नहीं खोला था। लेकिन अब जब वो 704 के बाहर खड़ा ही था तो उसे बदबू नहीं जबकि खुशबू महसूस होने लगती है और उसे ये बात फील हुई कि जो भी व्यक्ति 704 के अंदर है उसने अभी अभी यहाँ पर रूम फ्रेशनर डाला है। तो सोमेश सीधा नीचे जाता है और बिल्डिंग मैनेजर से इस बारे में बात करता है और कहता है कि सर, हमारे फ्लोर पर काफी ज्यादा बदबू आ रही है और प्लीज इस बात का कोई सलूशन कीजिए। लेकिन टाइम बीतता है और इस बात का अभी तक कोई भी सलूशन नहीं होता है और वो बदबू और ज्यादा बढ़ने लगती है। लेकिन सोमेश ने अब तक ये बात सोच ली थी, जो भी इस घर के अंदर रहता है वो उसके साथ बात करेगा और उसके अपार्टमेंट की सफाई के बारे में उसे कहेगा। अपार्टमेंट नंबर 704 में मनोज नाम का एक व्यक्ति रहता था और जब बाहर खड़ा होकर सोमेश इन सभी बातों के बारे में सोच रहा था कि तभी मनोज बाहर आता है। तो सोमेश मनोज से कहता है कि तुम्हारे अपार्टमेंट से काफी ज्यादा गंदी बदबू आ रही है और इस बदबू के कारण हमारे 7th फ्लोर पर पूरी तरह से ये बदबू फैल चुकी है। तो तुम इसका कोई जुगाड़ क्यों नहीं करते हो और तुम अपने अपार्टमेंट की कोई सफाई वगैरह कर लो यार, हो सकता है कि कोई जानवर अंदर मरा पड़ा हो। लेकिन मनोज ने कहा, अच्छा बदबू आ रही है, इस बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। चलो मैं शाम को जैसे ही आऊंगा तो हम लोग यहाँ पर सफाई कर देंगे। और वो इतनी बात बोलते ही वहाँ से तुरंत निकल जाता है। सोमेश भी हक्का बक्का रह जाता है कि हम लोग बाहर रहकर इस बदबू से इतने ज्यादा परेशान है तो ये अपने पास ही इतनी सारी बदबू के साथ किस तरह जी लेता है।
जरूर यहाँ पर किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम है। तो उसने 701 702 में रहने वाले लोगों से भी इस बारे में बात की और वो तीनों ही जा पहुंचते हैं बिल्डिंग मैनेजर के पास। और जब इन तीनों ने मिलकर डिस्कस किया तो उन्हें याद आया कि दिल्ली में कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था जहां पर एक बंदे ने एक लड़की को बड़े ही बुरे तरीके से काट कर फ्रिज में सेट कर दिया था। और हो सकता है वही मामला हमारे यहाँ पर भी हो, क्योंकि 704 में रहने वाला मनोज और उसकी पत्नी सरस्वती ये दोनों ही काफी ज्यादा अजीब हैं, क्योंकि 7th फ्लोर पर कुल 4 अपार्टमेंट है। 701, 702, 703, 704 इन तीनों की आपस में बड़ी अच्छी बनती है, लेकिन 704 वाले मनोज की अगर बात की जाए तो वो बिल्कुल चुपचाप रहता है और उसकी वाइफ भी ज्यादा किसी के साथ नहीं होती। और हो सकता है वहाँ पर किसी न किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम चल रही हो। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने पुलिस के पास कॉल कर दिया। पुलिस बिल्डिंग मैनेजर के पास आई और बिल्डिंग मैनेजर उन्हें 704 के बाहर लेकर गया। और वहाँ पर आने वाली दुर्गंध को सुनकर पुलिस वालों को अंदाजा हो गया कि हो ना हो अंदर किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि इस तरह के वो पहले भी काफी सारे केस सॉल्व कर चुके हैं और वहाँ पर भी बिल्कुल इसी की सिमिलर बदबू आ रही थी। तो पुलिस ने वहाँ पर मौजूद लोगों की सहमति के साथ उस दरवाजे को तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही दरवाजा तोड़कर वो लोग अंदर घुसते हैं तो पुलिस सबसे पहले तो रूम के अंदर जाती है, लेकिन जितनी स्पीड से वो लोग अंदर जाते हैं उतनी ही स्पीड से वापस बाहर आ जाते हैं, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी। पुलिस वाले बाहर आते हैं और रुमाल और मास्क लगाकर वापस अंदर जाते हैं। अंदर घुसते ही उन लोगों को पता चलता है कि सामने ही एक लकड़ी काटने वाली आरी पड़ी है और इस चीज को देखते हुए पुलिस वालों को शक होना शुरू हो जाता है और वो लोग सबसे पहले उनके बेडरूम में जाते हैं, उसके बाद बाथरूम में जाते हैं और इसी के साथ उन लोगों ने फ्रिज भी खोला। हो सकता है कि दिल्ली वाला हादसा यहाँ पर फिर से दोहराया गया हो, लेकिन इन सभी जगहों पर कुछ भी नहीं मिलता है। जिसके बाद आखिर में पुलिस जा पहुंचती है उनके किचन में और किचन का हाल देखकर पुलिस वालों को पूरा मामला समझ में आने लगता है कि आखिरकार बदबू क्यों आ रही थी, क्योंकि वहां पर कुल 2 बाल्टियां और एक टब रखा हुआ था और उन सभी में खून भरा हुआ था। इसी के साथ उनके अंदर छोटे छोटे मांस के टुकड़े भी थे, लेकिन पुलिस को कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर ये मांस के टुकड़े किस चीज के हैं और उन लोगों ने यही अंदाजा लगाया कि यहाँ पर कोई ना कोई गलत काम चल रहा है। लेकिन कुछ लोगों का अंदाजा ये भी था कि हो सकता है ये कोई कसाई टाइप का व्यक्ति हो और इसने ये सारे टुकड़े किसी जानवर के कर रखे हो। लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस का ये कंफ्यूजन पूरे तरीके से दूर हो गया जब उन लोगों ने उस डब्बे में मौजूद एक टांग को देखा और टांग देखते ही उन्हें पता चल गया कि ये किसी और की नहीं जबकि इंसानी टांग है। लेकिन इंसानी टांग के अलावा उस टब के अंदर उन बाल्टियों के अंदर छोटे छोटे और भी बांस के टुकड़े मौजूद थे। पुलिस अपनी थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसके बाद पुलिस को पता चलता है कि यहाँ पर एक कुकर भी मौजूद है जो कि अब बंद है। लेकिन पुलिस वालों ने जैसे ही उस कुकर को खोला तो उन्हें पता चलता है कि इसके अंदर भी काफी सारे मांस के टुकड़े भरे हुए हैं। वहीं गैस पर एक तवा भी रखा हुआ था और उस तवे को जब ध्यान से देखा गया तो पुलिस वालों को पता चला कि इसके ऊपर भी मांस को भुना गया है। लेकिन आखिरकार ये बंदा कौन है जिसे यूं ही मार दिया गया। और इसी तरह के सवाल लेकर तहकीकात अभी पुलिस कर ही रही थी कि उन्हें वहीं पर एक कटी हुई चोटी भी मिलती है। जी हाँ, कटी हुई चोटी। और उन्हें अंदाजा हो गया कि ये जो सारे के सारे बॉडी पार्ट्स हैं, छोटे छोटे पीसेस में जो कटे गए हैं, ये किसी और के नहीं जबकि किसी महिला के हैं और उसकी ये चोटी मिल चुकी है। पुलिस वालों ने जब वहाँ पर आसपास में मौजूद लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक कपल रहता है जिसमें पति का नाम मनोज और उनकी पत्नी का नाम सरस्वती है। मनोज को तो हम लोगों ने सुबह ही देखा है, वो अपने काम पर गया था, लेकिन उसकी पत्नी को देखे हुए लगभग 2 से 3 दिन बीत चुके हैं और हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर होगी। तो पुलिस वालों ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है ये सरस्वती ही हो, लेकिन इस बात को पूरे तरीके से तो सिर्फ मनोज ही बता सकता था, तो हम लोगों को उसे ही पकड़ना होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग उसकी छानबीन शुरू करेंगे, उसे ढूंढने के लिए निकलेंगे, तो हो सकता है उसे पता चल जाए और वो यहाँ से रफू चक्कर हो जाए और उसके बाद तो उसे ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो पुलिस वालों ने ये प्लान बनाया कि वो अपने 2 ऑफिसर्स को सिविल ड्रेस में यहीं पर छोड़ देंगे और हम लोग बाहर जाकर उसकी वेट करेंगे, क्योंकि पुलिस की गाड़ियां वगैरह देखकर, पुलिस वालों को देखकर उसे यहाँ से भागने का मौका नहीं देना है। तो पुलिस वाले वहीं पर मनोज की वेट में बैठ जाते हैं और जैसे ही शाम होती है मनोज वापस आता है तो वहाँ पर रहने वाले उसके पड़ोसियों ने सिविल ड्रेस में बैठे हुए पुलिस वालों को ये बात बता दी कि यही मनोज है। पुलिस पूरे प्रबंध के साथ उसके वेट में वहाँ पर बैठी हुई थी, जिसके कारण उसे वहीं पर पकड़ लिया गया। वो लोग उसे अपने साथ पकड़कर लेकर जाते हैं और जब उससे पूछताछ की गई कि यहाँ पर क्या चल रहा था और तुम्हारी पत्नी कहाँ पर गई है, तो मनोज ने कहा कि चलो सर, मैं आपको सारी बात ठीक से बताता हूँ। वैसे
इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो पुलिस वालों ने कहा कि गलती किसकी है वो तो हम लोग डिसाइड कर ही लेंगे, लेकिन तुमने क्या कुछ कारनामे रचे हैं उसके बारे में हमें थोड़ा खुलकर बताओ। और उसने वो सारी की सारी बातें पुलिस को बताना शुरू की जो कि उसकी जिंदगी में घटी थी। उसने बताया कि वो सबसे पहले बोरीवाली में रहा करता था अपने माता पिता के साथ, लेकिन काफी टाइम पहले उसके माता पिता गुजर जाते हैं और उसके बाद उसने नौकरी करना शुरू किया एक परचून की दुकान पर। दुकान से जितने पैसे मिला करते थे वो उनसे अपना काम चलाने लगा और यहीं परचून की दुकान पर उसकी मुलाकात हुई सरस्वती से। वो अक्सर उसकी दुकान पर सामान लेने के लिए आया करती थी। वो सारी चीजें इसी तरह चल रही थी कि इसी बीच उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में उसका काफी ज्यादा खून बह जाता है, जिसके बाद उसे और खून चढ़ाया जाता है और वो ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो फिर से बीमार पड़ने लगता है और जब वो हॉस्पिटल जाता है, अपना चेकअप वगैरह करवाता है, तो उसे पता चलता है कि वो HIV पॉजिटिव है। उसने अपने और भी टेस्ट करवाए और उन सभी टेस्ट में उसे अंदाजा होता है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसे जो वो खून चढ़ाया गया था उसी के कारण उसे बीमारी लगी है। वो इस बीमारी की दवाई लेने लगता है और फिर से अपने काम पर लौट जाता है, जहाँ पर उसकी फिर से सरस्वती से मुलाकात होने लगती है और ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। आखिरकार इन लोगों ने रिलेशनशिप में आने की सोची और इन्होंने शादी भी कर ली, लेकिन अब खर्चे बढ़ने लगे थे। फ्लैट तो मनोज ने अपना बोरीवाली वाला फ्लैट किराए पर दे दिया, जहाँ पर उसे 35,000 रुपए महीना किराया मिलने लगा। खुद मीरा रोड पर मौजूद एक फ्लैट में जाकर रहने लगा, जहाँ पर उसका खर्चा सिर्फ 10,000 आया करता था। तो सीधे सीधे उसके पास 25,000 बचने लगे और दूसरी तरफ वो नौकरी भी कर रहा था, तो उसका खर्चा भी बड़े ही मजे से चल रहा था। अब चूंकि सरस्वती भी उसके पास आ चुकी थी, तो वो दोनों ही मीरा रोड पर उस बिल्डिंग में रहने लगते हैं, यानी कि रूम नंबर 704 में। अब सरस्वती जो है वो मनोज से मिलने से पहले एक अनाथालय में रहा करती थी, क्योंकि उसके माता पिता के बीच लड़ाई हो गई थी और उसके बाद उसकी माँ अपनी 5 बेटियों को लेकर अलग रहने लगी। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब उसकी माँ की मृत्यु हो गई और उसके बाद इन 5 ही लड़कियों को अनाथालय में भेज दिया गया। लेकिन बाद में ये मुंबई आती है और वहाँ पर कुछ काम धाम करने लगती है और इसी बीच उसकी मुलाकात मनोज से उस दुकान पर हो जाती है। बाद में उन दोनों के बीच में बातें हुई और आज के टाइम वो दोनों पति पत्नी बनकर रह रहे थे। उन दोनों की जिंदगी बड़ी खुशी से, बड़े आराम से चल रही थी और मनोज हर रोज अपने काम पर जाया करता था। उसका फ्लैट वाला पैसा भी उसे मिल रहा था और दूसरी तरफ वो नौकरी से भी अच्छा खासा कमा रहा था। लेकिन जिस दुकान पर वो काम किया करता था, किसी कारणों के चलते वो दुकान बंद हो गई और उसकी नौकरी चली गई। अब वो वापस अपने घर आ जाता है और उसकी वो नौकरी जाने के बाद पैसे की घर में काफी ज्यादा किल्लत आना शुरू हो जाती है और पैसों की कमी के कारण मनोज और सरस्वती के बीच लड़ाइयाँ होने लगती है। लड़ाई का एक और कारण मनोज ने ये बताया कि सरस्वती उसके ऊपर शक किया करती थी कि बाहर उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। मनोज ने काफ़ी दिनों तक सरस्वती को समझाया, लेकिन वो नहीं मानी और एक दिन ऐसा आया जब वो वापस काम ढूंढकर अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि सरस्वती ने जहर पी लिया है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। पुलिस वालों ने पूछा, अगर उसने जहर खा लिया था और वो मर गई थी तो तुमने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? तो मनोज ने बताया कि मुझे इस बात का काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि हो सकता है पुलिस वाले इस बात को मेरे ऊपर ही डाल दे और मुझे जेल भेज दें। तो मैंने ये बात सोची कि क्यों ना मैं इस बॉडी को ही ठिकाने लगा दूं, लेकिन पूरी की पूरी बॉडी को किसी जगह लेकर जाऊंगा तो सारे लोग मुझे देखेंगे, क्योंकि मैं एक बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर रहता हूँ और भले ही मैं इसे किसी भी टाइम लेकर जाऊँ, हो सकता है कोई ना कोई मुझे देख ले और उसके बाद अगर वो मुझसे पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, किसे लेकर जा रहे हो, तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा। तो मैंने यही फैसला किया कि मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करूंगा और उसके बाद उन्हें ठिकाने लगा दूंगा। तो मैंने सबसे पहले दुकान पर जाकर थोड़े हथियार खरीदे, जैसे कि एक हथौड़ा, एक आरी, एक पेड़ को काटने वाली कटर और कुछ और सामान भी लिया और वापस अपने घर आने के बाद सरस्वती के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर दिए। लेकिन मुझे इस बारे में भी पता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके टुकड़े कम समय में नहीं कर पाऊंगा, उससे पहले ही ये बॉडी सड़ने लगेगी। तो मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें उबालना शुरू कर दिया और उबालने के बाद उन्हें मैं तवे पर फ्राई भी करता था। कुकर में मैं उन्हें इसलिए उबालता था ताकि उनके अंदर से बदबू ना आए। उसके बाद मैं तवे पर भी उन्हें फ्राई करता था कि इनमें से थोड़ी भी दुर्गंध बाहर ना जाए। और इतना करने के बाद काफी सारे ऐसे शरीर के अंग मौजूद थे जो कि बिल्कुल लिक्विड तौर पर हो जाते हैं, तो मैं उन्हें फ्लश कर देता। और इसके अलावा जो मांस के टुकड़े बचते मैं उन्हें लेकर सुबह सुबह निकल जाता, इससे पहले कि कोई और जाग पाता। और बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो कि उस टाइम सुबह सुबह घुमा करते थे। तो मैं उन छोटे छोटे टुकड़ों को उठाकर बाहर ले जाकर
कुत्तों के सामने डाल देता। पिछले काफी दिनों से सोसाइटी में रहने वाले लोग भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन में थे कि ये कुत्ते जो कि हर रोज हमारी वेट किया करते थे रोटी खाने के लिए, आजकल हमारी रोटी सूंघते भी नहीं है। आखिर में इसका कारण क्या है? तो उसका कारण ये था कि मनोज हर रोज अपनी वाइफ सरस्वती की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें उबाल कर तवे पर फ्राई करने के बाद उन्हें कुत्तों को डाल देता था। और कुत्तों का अगर एक बार पेट भर जाए तो उन्हें और क्या ही चाहिए। लेकिन पुलिस वालों को उसकी इन बातों पर विश्वास नहीं था और पुलिस वालों को अंदाजा यही था कि हो ना हो इसने ही चाकू वगैरह मारकर सरस्वती की हत्या की होगी। बाद में अब अपने आप को बचाने के लिए ये बात बोल रहा है कि उसने जहर पी लिया था, लेकिन पहले उसे चाकू मारा गया या फिर उसने पहले जहर पिया, इस बात का तो इसी से पता चल सकता है कि सरस्वती की बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाए। लेकिन पोस्टमार्टम के लिए अब सिर्फ उसकी टांग बची थी, बाकी सारे शरीर के हिस्से तो मनोज ने पहले ही ठिकाने लगा चुके थे। और अब पुलिस वाले मनोज से इस बारे में और ज्यादा डिटेल में बात कर रहे हैं कि उसने आखिर ये टुकड़े और कहां पर फेंके हैं। पुलिस वालों को ऐसा बॉडी का कोई पार्ट मिल जाए जिससे इस केस को समझने में आसानी हो। अभी मनोज पुलिस की हिरासत में है और वो मनोज से पूछताछ कर रही है। और जैसे ही इस केस का रिजल्ट सामने आता है कि असल में वहाँ पर क्या हुआ था, मनोज सच बोल रहा था या पुलिस के अंदाजे ठीक है, इन सब चीजों के बारे में भी आप लोगों को मैं अपडेट कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों की भी राय जान लेना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है असल में यहाँ पर क्या हुआ होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों के पास इस केस से रिलेटेड कोई भी डिटेल हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आज का शॉर्ट आउट है हर्ष शर्मा, लालाजी सोलंकी, हमजा टॉयज। तो दोस्तों ये था आज का केस। जल्दी ही मिलते हैं नए केस के साथ। जब तक आप सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।